हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पेंद्र इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ रीड के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एसएस के सिलेबस में सबसे पहले आता है सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता। उसके बाद में आता है भारतीय समाज और उसकी विशेषताएँ, परिवार, वैवाहिक, लैंगिक संवेदनशीलता, ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन। तो आज टॉपिक नंबर 3 की बात करते हैं रीड सिलेबस के लिए। तो सबसे पहले भारतीय समाज की विशेषताओं से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ मैं। तो बात करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने कमेंट्स और सुझाव हमें लिख कर भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज से रीड का तीसरा अध्याय भारतीय समाज। उसकी विशेषता के बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। तो भारतीय समाज की विशेषता प्राचीन एवं स्थायित्व, सहिष्णुता, समन्वय। यानी कि भारतीय समाज की विशेषता है प्राचीनता व स्थायित्व, सहिष्णुता और समन्वय। यानी कि अगर प्रश्न है तो इसका उत्तर ये है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान करी गई है। प्रजातियों का अजायब घर किस देश को कहा जाता है? तो प्रजातियों का अजायब घर भारत को कहा जाता है। भारतीय समाज उदाहरण है एक समाज का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.84%। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84%। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार आदिकालीन भारत में अनुसूचित जातियों को क्या कहा जाता था? तो आदिकालीन में भारत में अनुसूचित जनजातियों को भग्न पुरुष व ब्राह्मण जाति भग्न पुरुष या भाए जाति, बाहरी जाति जिसको आप कहते हो, भग्न पुरुष या भाए जाति कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय समाज में एक मानव के लिए ऋण निर्धारित है। तो भारतीय समाज में एक मानव के लिए कितने ऋण निर्धारित हैं? 5 ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट एंड क्लास एंड ऑक्यूपेशन पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक के लेखक हैं GS दुर्ये। दोस्तों, आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे। हालांकि संसाधनों की कमी है लेकिन फिर भी मैंने लिखकर बहुत प्रयास किया है। और संसाधनों से कुछ नहीं होता, टॉपिक अच्छा होना चाहिए, आदमी का कंटेंट अच्छा होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है अनुसूचित जनजाति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में है? तो कौन सा अनुच्छेद है? 342। यानी कि अनुसूचित जनजाति है जो 342 अनुच्छेद में है। जबकि अनुसूचित जाति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में? तो अनुसूचित जाति की अगर बात करते हो तो 340, अनुसूचित जनजाति की बात करते हो तो 342, जाति 340। यानी कि जितने जितने शब्द कम उतने ही अनुच्छेद में कमी, जितने अंक ज़्यादा उतने अनुच्छेद में बढ़ोतरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय परंपरा में गुण कितने प्रकार के माने गए? तो भारतीय परंपरा में गुण 3 प्रकार के माने गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं भारतीय सनातन परंपरा में अंतिम व सर्वोच्च लक्ष्य क्या माना गया? तो भारतीय सनातन परंपरा में अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य, जैसा कि आप सभी को मालूम है, मोक्ष को माना गया है। और नेक्स्ट प्रश्न ऐसे भी आ जाता है समाज है तो सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है। यानी कि सामाजिक संबंधों का जाल। नेक्स्ट बढ़ते हैं समाज होता है तो समाज किस तरह का होता है? अमूर्त होता है समाज। बात करते हैं प्रजातियों का द्रावण पात्र कौन सा देश माना जाता है? तो प्रजातियों का द्रावण पात्र भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है समाज सामाजिक संबंधों का जाल या ताना बाना है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा मैकाइवर व पेज का है ये कथन। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सब्सक्राइब आप कर लेते हो तो मैं आगे जो जितने टॉपिक आएंगे वो आप तक तुरंत पहुंच जाएंगे। मैं रीड का कंप्लीट सिलेबस इस चैनल के थ्रू आपके समक्ष पेश करूंगा। तो बढ़ते हैं अपन आगे। सही कथन, यानी कि कुछ कथन आ जाते हैं सही। तो सही कथन कौन कौन से वही मैंने लिखे हैं। समाज अमूर्त होता है, जैसे मैंने प्रश्न बताया था अभी। समता व विषमता समाज में विद्यमान होती है। समाज में अन्योन्याश्रितता, यानी कि अन्योन्याश्रितता है। ये शब्द आप आसानी से देख लेना, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अन्योन्याश्रितता, समाज में अन्योन्याश्रितता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं बरतने की बात कही गई है? तो किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 15 में। यानी कि किसके बारे में? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने की बात कही गई है। तो अनुच्छेद 15 इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात करता हूँ तो उपनयन संस्कार के पश्चात जिस आश्रम में प्रवेश किया जाता है वह है ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी कि उपनयन संस्कार के पश्चात जिस आश्रम में प्रवेश किया जाता है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। नेक्स्ट है पुरुषार्थों की संख्या मानी गई है, जो आप सभी को मालूम है 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, तो भारतीय समाज की विशेषताओं का जो प्रश्न थे इम्पोर्टेंट वो मैंने आपको बता दिए। अब भारतीय समाज में जो परिवार हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जिनकी बात कर लेते हैं। तो परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, जिस परिवार में व्यवहारिक और औपचारिक दोनों दृष्टियों से सत्ता परिवार की मुखिया स्त्री या माँ के पास होती है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मातृ सत्तात्मक परिवार। क्या कहा जाता है? मातृ सत्तात्मक परिवार। यानी कि ऐसा परिवार जिसमें व्यवहारिक, औपचारिक, अनौपचारिक दोनों दृष्टि से परिवार की सत्ता किसी स्त्री या माँ के पास हो तो वो मातृ सत्तात्मक परिवार कहलाता है। नेक्स्ट है, विभिन्न समाजों की नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो समाजों की नातेदारी शब्दावली का सुव्यवस्थित अध्ययन किया था मॉर्गन ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? तो मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया लेखक के पुस्तक के लेखक के.एम. कपाड़िया हैं। कौन? के.एम. कपाड़िया। आई.पी. देसाई व के.एम. कपाड़िया के योगदान की समानता परिवार व्यवस्था थी। यानी कि इन दोनों जो लेखक थे या ये जो दोनों विद्वान थे इन्होंने परिवार व्यवस्था से संबंधित बातों पर कार्य किया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है? तो परिवार है प्राथमिक समूह का उदाहरण, यानी सबसे पहले परिवार ही होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आता है, वह परिवार जिसमें एक व्यक्ति के अपने स्वयं के बच्चे हो सकते हैं को जाना जाता है? तो वो जनन का परिवार कहलाता है। यानी कि ऐसा परिवार जिसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के बच्चे रहते हों वो जनन का परिवार कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, किस भारतीय समाज सेवी ने परिवार प्रणाली का अध्ययन किया? तो परिवार प्रणाली का अध्ययन 3 समाज सेवी या 3 विद्वानों ने किया था। तो पहले का नाम आता है के.एम. कपाड़िया, दूसरे का आता है आई.पी. देसाई और तीसरे का आता है ए.एम. शाह। बात करते हैं किसने भारतीय समाज सेवी परिवार प्रणाली का अध्ययन नहीं किया? तो एस.सी. दुबे का नाम आएगा यहाँ पर। यानी कि जिसने नहीं किया था वो है एस.सी. दुबे और जिसने परिवार प्रणाली का अध्ययन किया वो है के.एम. कपाड़िया, आई.पी. देसाई, ए.एम. शाह। नेक्स्ट बढ़ते हैं, परिवार के लिए कहना सही है? तो परिवार के लिए जो कथन सही है वो ये है कि यह एक समूह है, यह एक समिति है और यह एक संस्था है। यानी कि ये कथन परिवार के लिए कहना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं उन्हें क्रमशः कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया भी प्रभव का परिवार या प्रजनन का परिवार कहा जाता है इसे। यानी कि जनन का परिवार इसे कहा जाता है या प्रभव या प्रजनन का परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसा एक सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है उसे कहते हैं परिवार। उसे क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है, पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है परिवार। यानी कि दोबारा से इस प्रश्न को पढ़ता हूँ, पर्याप्त, निश्चित एवं टिकाऊ यौन संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह जो प्रजनन तथा बच्चों के पालन पोषण की व्यवस्था करने की क्षमता रखता है कहलाता है परिवार। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इरावती कर्वी के अनुसार दक्षिण भारत में जन्म के परिवार के वह विवाह के परिवार में कोई सुस्पष्ट भिन्नता नहीं है क्योंकि? तो इसका उत्तर आप ध्यान से देखें, क्योंकि वहाँ, ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि वहाँ भ्राता भगिनी संतति विवाह प्रथा है। कौन सी? भ्राता भगिनी, यानी कि भाई बहन के विवाह की प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, मूल परिवार की अवधारणा किसने दी? तो मूल परिवार की अवधारणा दी है मर्डॉक ने। मूल परिवार की अवधारणा किसने दी है?
मर्डो। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं आगे। इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ है? तो भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ है जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार और ग्रामीण समुदाय। आगे बढ़ते हैं। तरवाड़ एक मातृवंशीय संयुक्त कुटुंब है जो कि किस राज्य में पाया जाता है? तो तरवाड़ एक संयुक्त कुटुंब कहाँ पाया जाता है? केरल में। तरवाड़ जो एक जाति है, जनजाति है, वो कहाँ पर पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। द डेथ ऑफ द फैमिली। द डेथ ऑफ द फैमिली पुस्तक किसने लिखी? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डी कपूर, यानी कि पुस्तक किसने लिखी थी? डी कपूर ने लिखी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक के लेखक हैं एम एस श्रीनिवासन। इस पुस्तक के लेखक एम एस श्रीनिवासन। आगे बढ़ते हैं। कीबुत्स। कीबुत्स है तो कीबुत्स परिवारों के समूह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? परिवारों के समूह को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा, हर समय वहाँ कुछ ना कुछ रुचिकर होता रहता है। किसने लिखा है, कहा? यानी कि किसी विद्वान का कथन है, इरावती कर्वे का कथन है। इरावती कर्वे ने कहा था कि एक संयुक्त परिवार में रहने की दृष्टि से सदैव एक उत्साहित समूह रहा है, हर समय वहाँ कुछ ना कुछ रुचिकर होता रहता है। ये इरावती कर्वे का कथन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। दी फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल असेज। पुस्तक का नाम है दी फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल असेज। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ए एम शाह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फैमिली शब्द किस भाषा से निकला है? तो फैमिली शब्द निकला है लैटिन भाषा के फमूलू शब्द से, यानी कि FAMULU फमूलू शब्द से निकला है। बढ़ते हैं आगे। हम आगे बढ़ते हैं। फमूलू शब्द का अर्थ क्या है? FAMULU फमूलू शब्द का अर्थ क्या है? तो फमूलू शब्द का अर्थ है माता पिता, बच्चों, सेवकों व दासों का एक समूह, यानी कि परिवार। आगे बढ़ते हैं। परिवार एक स्थायी समिति है जिसका निर्माण पति पत्नी से मिलकर हुआ है, चाहे उनकी संतान हो या ना हो। यह कथन कहा, तो ये कथन कहा है आगबर्न व निमकॉप का, यानी कि किसने कहा? आगबर्न और निमकॉप ने कहा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। परिवार को मानव स्वभाव का संवर्धन गृह कहा है, तो परिवार को मानव स्वभाव का संवर्धन गृह कहा है फूले ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं तथा इसमें संतान का प्रजनन एवं पालन पोषण होता है। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो यह परिभाषा दी है आपके मैकाइवर व पेज ने। इसने मैकाइवर और पेज ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। परिवार पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक इकाई है, यह कथन है, तो ये कथन कहा है इलियट व मेरिल ने, यानी कि परिवार पति पत्नी तथा बच्चों की एक जैविक इकाई इलियट और मेरिल ने कहा इस कथन को। तो आगे बढ़ते हैं अपन। परिवार की विशेषताएं कितने प्रकार की होती हैं? तो परिवार की विशेषता होती है दो प्रकार की, सामान्य और विशिष्ट। दो प्रकार की विशेषता पाई जाती है परिवार, सामान्य परिवार और विशिष्ट परिवार। आगे बढ़ते हैं। परिवार की विशिष्ट विशेषता कौन कौन सी होती है? तो परिवार की विशिष्ट विशेषताएं 8 तरीके की होती हैं, जो मैंने आपके सामने लिखी है। सार्वभौमिकता, भावात्मक आधार, सीमित आकार, रचनात्मक प्रभाव, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सदस्यों का असीमित उत्तरदायित्व, सामाजिक नियमन, अस्थायी व स्थायी प्रकृति। ये 8 तरीके की होती है विशिष्ट परिवार की विशेषता। आगे बढ़ते हैं। समाज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो समाज नामक पुस्तक लिखी गई थी मैकाइवर और पेज के द्वारा। समाज पुस्तक किसके द्वारा? मैकाइवर और पेज के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है। समुदायों को परिवार का योग किसने कहा? तो समुदाय को परिवार का योग है अरस्तू ने माना है। किसने? अरस्तू ने। नेक्स्ट है। समाज का आधार है, तो समाज का आधार है रीतियाँ एवं कार्य प्रणाली। नेक्स्ट है। समाज में पाया जाता है संघर्ष एवं सहयोग दोनों, यानी समाज में संघर्ष भी पाया जाता है और सहयोग भी मिलता है। और नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपका। जनजातीय समाज है, तो जनजातीय समाज समजातीय को माना जाता है। किसको? समजातीय। तो फ्रेंड्स, लैंगिक संवेदनशीलता से संबंधित 2 टॉपिक, यानी विशेषता और परिवार, दोनों टॉपिकों की बात मैं आज इस वीडियो में कर चुका हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अभी जो आने वाले टॉपिक हैं विवाह और इसके अलावा और भी 2-3 लैंगिक संवेदनशीलता
ये जो टॉपिक है इनकी मैं आने वाली वीडियो में बात करूँगा। आज तक बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली और वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।